फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में टाटा मोटर्स ही है। लेकिन उससे उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स लास्ट 2 सालों में लॉसेस में चल रहा है। FY19 की बात करेंगे तो 29,000 करोड़ का लॉस, FY20 की बात करेंगे तो 12,000 करोड़ के आसपास का उनका लॉस था। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि टाटा मोटर्स क्यों लॉस में है इतना अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी। तो पहले मैं टाटा मोटर्स की कुछ कुछ बातें बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से। और टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट में प्रेजेंट है, यानी कि पैसेंजर व्हीकल में है, कमर्शियल व्हीकल में है। कमर्शियल व्हीकल में उनका बॉस ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप ट्रक सारी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। और FY16 की अगर बात करेंगे, 2016 वित्तीय साल में टाटा मोटर्स दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की रेवेन्यू के हिसाब से। उसी टाइम पे इंडियन ऑयल का सब रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था, सभी कंपनी से ज़्यादा था, यानी कि 1 नंबर पे था। और 2 नंबर पे टाटा मोटर्स था, यानी कि रिलायंस का भी रेवेन्यू टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल से भी कम था। और इंडिया में जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है टाटा मोटर्स को छोड़ के, यानी कि अशोक लेलैंड, TVS मोटर्स, बजाज, हीरो, इन सभी का रेवेन्यू हम अगर मिलाएंगे तो वो भी टाटा मोटर्स से ही कम हो गए। और इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी टाटा मोटर्स लॉस में चल रहा है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फिलहाल क्यों कंपनी लॉसेस में चल रहा है, फिलहाल कंपनी क्यों फेलियर हो रहा है। देखिए, एक कंपनी फेलियर होने की, एक कंपनी लॉस पोस्ट करने की बहुत बड़ यानी कि बहुत वजह हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ 6 ही वजह ढूंढने की कोशिश किया है। देखिए, पहला वजह हो सकता है कि टॉप लाइन डी ग्रोथ, यानी कि अगर आपकी कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है, अभी कंपनी की रेवेन्यू यानी कि इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आप उसको बटम लाइन पे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि कंपनी का टॉप लाइन नहीं बढ़ेगा तो बटम लाइन भी नहीं बढ़ सकता, चाहे वो जितना भी मार्जिन को मैनेजमेंट करे। अब दूसरी वजह है कि अनपॉपुलर प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो सेल्स नेटवर्क कितने भी अच्छे ना हो, वो कंपनी अच्छा नहीं चलेगा। पहले प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाना पड़ेगा, फिर उनका रेवेन्यू बनेगा और फिर उनका बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट भी बनेगा। अब तीसरा होता है कि अनएबिलिटी टू मैनेज द एक्सपेंसेस, यानी कि आप अगर आप कंपनी का एक्सपेंस ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपका जितना भी इनकम बढ़े, आपका कंपनी लॉस में ही जाएगा। यानी कंपनी का रेवेन्यू अलग पार्ट है और एक्सपेंस भी अलग पार्ट है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैनेज करने से ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चौथी सब वजह है अनएबिलिटी टू यूज द फिक्स्ड एसेट एफिशिएंटली, यानी कि फिक्स्ड एसेट क्या होती है। कंपनी का काम काज चलाने के लिए, यानी कि जो कंपनी का ऑपरेशंस होता है उसको चलाने के लिए फिक्स्ड एसेट की जरूरत होती है। यानी कि टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल बनाने के लिए कुछ उनका प्लांट की जरूरत होती है, मशीनरी की जरूरत होती है, लैंड की जरूरत होती है। तो उसके हिसाब से उस प्लांट मशीनरी लैंड को हम लैंड का जो टोटल वैल्यू है उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट को एफिशिएंटली यूज करना क्या होता है। देखिए, एक टाटा मोटर्स की, मान लीजिए कि टाटा मोटर्स की 10,000 करोड़ की फिक्स्ड एसेट है और अशोक लेलैंड की 10,000 करोड़ की फिक्स्ड एसेट है। लेकिन टाटा मोटर्स का रेवेन्यू अगर 20,000 करोड़ आ रहा है और अशोक लेलैंड की 30,000 करोड़ रेवेन्यू आ रहा है, तो अशोक लेलैंड एफिशिएंटली उसका फिक्स एसेट को यूज कर रहा है, ना कि टाटा मोटर्स। तो फिक्स्ड एसेट से आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है तो वो डिपेंड करता है। आपका फिक्स एसेट बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। और पांचवी वजह है डेट, यानी कि कंपनी के अगर बोरोइंग बढ़ रहा है तो कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं जा सकती, बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकती उसका प्रॉफिट को। अब छह सबसे बड़ी वजह है कि प्रॉब्लम इन सेक्टर, यानी कि अगर सेक्टर में ही प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को भी उस प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। और टाटा मोटर्स की अगर बात करेंगे तो ये 6 प्रॉब्लम सभी टाटा मोटर्स के हैं, यानी कि ये 6 प्रॉब्लम सभी टाटा मोटर्स अभी झेल रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों को हम एनालाइज करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस पे है, बैलेंस शीट में है, कैश फ्लो में है, कहाँ दिक्कत हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी अभी लॉसेस में चल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बात करते देखते हैं तो रेवेन्यू देखिए, FY16 से मैंने FY20 तक का डाटा लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डिप्रीसिएशन। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे बड़ी
बात होता है, पहला होता है कि रेवेन्यू और दूसरा होता है कि एबिटा और एबिटा मार्जिन। तो इसके वजह से आपका जो होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, यानी कि आपका एबिटा आता है, उससे हम इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन हम अगर माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उससे टैक्स माइनस करने से हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि आपका बटम लाइन आ जाएगा। तो FY16 से FY20 तक कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, यानी कि FY16 में 2016 में उनका जो रेवेन्यू था 2020 तक नहीं बढ़ पाया। और एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा बढ़ेगा क्या, एबिटा तक घट रहा है, यानी कि एबिटा 38,000 करोड़ के आसपास था और वो भी आधे से भी कम हो चुकी है, यानी कि अभी 17,000 करोड़ के आसपास है। और एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो FY16 में उनका एबिटा मार्जिन 14% था, 14 से 11, 11 से 10, 10 से 8 और अभी 7% एबिटा मार्जिन कमा रही है कंपनी। देखिए कंपनी एबिटा मार्जिन कम हो रहा है, यानी कि कंपनी का एफिशिएंसी कम हो रहा है। देखिए FY16 में बजाज ऑटो, मारुति, हीरो, उनका जो एबिटा मार्जिन था, उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसका अभी 2-3% ही घटा है FY20 में, यानी कि अगर उसी टाइम पे उनका 14% था, अभी फिलहाल वो 12-13 एबिटा मार्जिन पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन टाटा मोटर्स का क्या है, एबिटा मार्जिन आधा ही हो चुकी है। अब इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट 2 गुना के आसपास हो चुकी है। इंटरेस्ट कॉस्ट FY16 में 4,800 करोड़ के आसपास थी और अभी 7,243 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग आधा आधा के आसपास है उनका एबिटा का। डिप्रिसिएशन की बात करेंगे, डिप्रिसिएशन तो 16,000 करोड़ से अभी 21,000 करोड़ हो चुकी है, यानी अगर इंटरेस्ट कॉस्ट को हम छोड़ दें, इंटरेस्ट कॉस्ट को हम यहाँ पे अगर छोड़ दें तो फिर भी कंपनी एबिटा से डिप्रिसिएशन तक आने तक कंपनी लसेस में चली जाती है। मगर इंटरेस्ट टैक्स इन दोनों को हम नेग्लेक्ट भी करें, यानी कि अगर इंटरेस्ट कंपनी को जीरो देना पड़े और टैक्स ना भी देना पड़े, फिर भी कंपनी लॉस में जाएगी, क्योंकि उसका एबिटा है 17,000 करोड़ का और डिप्रिसिएशन है 21,000 करोड़ का। तो इससे आपको प्रॉब्लम पता चल रहा होगा कि कंपनी का रेवेन्यू ठीक से नहीं बढ़ रहा है, ना कि एबिटा ठीक से बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, डिप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी लॉसेस में जा रही है। आप हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट का। देखिए बैलेंस शीट में टोटल इक्विटी जो कंपनी का है FY16 से FY20 तक वो भी कम हो रही है, यानी कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, टोटल संपत्ति है, टोटल कुल संपत्ति होती है कंपनी की, वो धीरे धीरे घट रहा है कंपनी का। और बोरोइंग्स की बात करेंगे, यानी कि कंपनी पे कितना लोन है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि 17,000 करोड़ के आसपास लोन थी FY16 में टाटा मोटर्स की, और वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और वो डेट टू इक्विटी हम अगर बात करेंगे तो डेट टू इक्विटी 1.26 था, उससे धीरे धीरे बढ़कर 1.58 के पास पास बन चुकी है। और इसी दौरान कंपनी सिर्फ बोरोइंग्स भी नहीं उठा रही है, इन्वेस्टमेंट भी बेच रही है। देखिए बोरोइंग्स को उठाना और इन्वेस्टमेंट को बेचना है, इससे आपकी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही वीक हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आपका जो रिटर्न आता है उस पे, उससे आप बहुत ही अच्छे कैपेक्स कर सकते हो, बहुत ही अच्छे R&D खर्चा कर सकते हो, नहीं तो आप बहुत अच्छे डिविडेंड भी दे सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट कंपनी बेच रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि FY16 में उनका इन्वेस्टमेंट था 23,000 करोड़ के आसपास और FY20 में उनका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 16,000 करोड़ का, यानी कि उनका जो 33% के आसपास इन्वेस्टमेंट अभी वो बेच चुके हैं। और फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे, यानी कंपनी पे टोटल कितने प्लांट है, कितना मशीनरी, कितना लैंड, कितने उनका जो यानी कि जो प्लांट में चीज़ें यूज होती है, उसके अगर टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1,07,000 करोड़ के आसपास थी उनका फिक्स्ड एसेट, और वो अभी बढ़ के 1,54,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। आपको मैंने उसकी पिछले स्लाइड में दिखाया था कि FY16 से FY20 तक उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन फिक्स्ड एसेट 1.5 गुना हो चुकी है। तो ये होती है कि कंपनी का कितना एफिशिएंसी है फिक्स्ड एसेट में, यानी कि कितना एफिशिएंटली वो फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहा है। तो टाटा मोटर्स बहुत ही अनएफिशिएंट है जब तक बात है कि फिक्स्ड एसेट को यूज करने की। अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि कितना कैश कहाँ से आ रहा है, कितना कैश कहाँ से जा रहा है, और प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस OPS। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है कि ऑपरेशनली कंपनी कितना कैश कमाया है कि यार कितना कैश गवाया है। तो FY16 की बात करेंगे तो कंपनी 37,000 यानी कि 38,000 के आसपास पैसा कमाया था, 38,000 करोड़ के आसपास पैसा कमाया था। लेकिन अभी FY20 में सिर्फ 26-27 हजार करोड़ के आसपास बची है।
हम अगर फिक्स्ड एसेट परचेज की बात करेंगे, यानी कि उसी साल कंपनी ने कितना का फिक्स्ड एसेट खरीदा है, तो 31,000 यानी कि 31,000 करोड़ की फिक्स्ड एसेट खरीदा था, और वो अभी 30,000 करोड़ की फिक्स्ड एसेट खरीदा है। हम अगर FY20 की बात करेंगे तो FY20 में उनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन था 26,000 करोड़ की, और फिक्स्ड एसेट उन्होंने 29,000 करोड़ की परचेज किया था। यानी कि उतना, वो जितना भी कैश कमा रहे हैं ऑपरेशन से, उससे ज्यादा वो फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट होती है एक कंपनी की। हम अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 5,300 करोड़ की उन्होंने, सरी ये दोनों डाटा नेगेटिव में है, FY16 और FY17 में। वो नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि उसी साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ना कि इन्वेस्टमेंट बेचा था, इसीलिए वो 2 साल उनका नेगेटिव में है। और लेकिन वो 3 साल FY19, 20 और 18 तीनों ही पॉजिटिव में है, यानी कि इस साल, ये 3 साल कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को सेल किया था कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। और लोन प्रोसीड्स की बात करेंगे, लोन प्रोसीड्स का मतलब ये है कि उसी स्पेसिफिक साल ने कंपनी कितना लोन लिया था। तो लोन प्रोसीड्स यानी कि कितना लोन लिया था, FY16 में वो 20,000 करोड़ की लोन लिया था, FY17 में वो 34,000 करोड़ की लोन लिया था, FY18 में 37,000 करोड़ की लोन लिया था, FY19 में 50,000 करोड़ के आसपास लोन लिया था, और FY20 में उनका टोटल लोन प्रोसीड से 40,000 करोड़ के आसपास। देखिए, आपकी कैश फ्लो ऑपरेशन से 26,000 करोड़, और आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं 29,000 करोड़, ये कैसी बात हुई? अब 5,000 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, लोन प्रोसीड से आपका 40,000 हो रहा है, यानी कि आप जो कैश यूज कर रहे हैं फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, वो क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आपकी कंपनी का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ेगा उसका कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो आप फिक्स एसेट उतना क्यों परचेज कर रही है? तो ये भी एक नेगेटिव वजह हो सकती है कंपनी का लॉस में जाने की। देखिए, मैंने यहाँ पे और एक स्लाइड लिखा है, उसमें मैंने 5 पॉइंट लिखा है कि कंपनी क्या कर सकती थी कि वो लॉस में नहीं जाती, यानी कि क्या सॉल्यूशन हो सकती है कंपनी का लॉस में नहीं जाने का, यानी कि प्रॉफिट में आने का। देखिए, इफ देयर इज नो इंक्रीजिंग डिमांड देन व्हाई बी कैपेक्स, यानी कि आपकी कंपनी का डिमांड नहीं बढ़ रही है, आपकी सेक्टर की भी डिमांड नहीं बढ़ रही है, आपको कैपेक्स उतना करने की क्या जरूरत है? यानी कि आप जो कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रही है, आप जो मशीनरीज परचेज कर रही है, वो क्यों कर रहे हैं? उसको आप अगर कम कर सकते हैं तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा बन जाएगी। अब दूसरा होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आप अगर अच्छा मैनेज कर सकते हैं, मारुति बजाज ऑटो जैसे कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपको कंपनी भी अच्छी हालत में आ सकती है। तीसरी वजह होती है कि आप जितना भी लोन ले चुके हैं, उसके बाद अगर इक्विटी डायल्यूट कर सकते हैं तो अच्छा होगा, ना कि डेट बढ़ाना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अभी रिलायंस जो इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, अच्छी तरह से वो इन्वेस्टर ढूंढ पा रहा है, उसी तरह अगर टाटा मोटर्स इन्वेस्टर खुद ढूंढेगी तो अच्छा हो जाएगी, उनको अच्छा खासा फंड मिल जाएगी, ना कि डेट बढ़ाना पड़ेगा। और चार, वो जो भूल थी कंपनी, गलत थी जो कंपनी किया था कि उन्होंने JLR का एक्विजिशन किया था, वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी टाटा मोटर्स की। देखिए, टाटा मोटर्स खुद ही बहुत ही दिक्कत में चल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं और एक कंपनी खरीदूंगा, JLR, जो कि खुद ही यानी कि दिक्कत में है। तो दो दिक्कत भरी कंपनी को मिला के आप एक अच्छी कंपनी नहीं बना सकते। तो दो दिक्कत भरी कंपनी को मिलाएंगे तो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत भरी कंपनी उभर के आएगी। जस्ट लाइक किंगफिशर, यानी कि किंगफिशर क्या किया था, किंगफिशर तो जितने साल भी ऑपरेशंस किया वो सभी साल लॉसेस में चल रहा था। उसी टाइम किंगफिशर इंटरनेशनल ऑपरेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने एयर डेकन नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था, जो खुद ही लॉस में चल रहा है। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी और एक लॉस मेकिंग कंपनी, उन दोनों को मिला के आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बना सकते। वो दोनों कंपनी मिल के वो ज़्यादा लॉस ही पोस्ट करेंगे। तो ये वो एक बहुत ही खराब स्टेप होती है कंपनी की, बहुत ही खराब डिसीजन होती है कंपनी की। अब 5 जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताना चाहूँगा वो है कि शुड फोकस टू गेन मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। देखिए, कंपनी का जो दो सेगमेंट है वो है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, और वो है, और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल। देखिए, कमर्शियल व्हीकल का वो भी डिमांड गिरा है, लेकिन उनका मार्केट शेयर अभी ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि उतना भी नहीं गिरा है। लेकिन पैसेंजर व्हीकल की बात करेंगे, पैसेंजर व्हीकल में उनका डिमांड यानी कि उनका मार्केट शेयर बहुत ही गिर रहा है। तो उनका
स्ट्रैटेजी बदल के आप अगर कुछ अच्छी गाड़ियाँ निकाल के अगर स्ट्रैटेजी बदल के, यानी कि कम आप जिससे गाड़ियाँ बनाते थे कुछ अलग तरीके की गाड़ी बना के आप अगर मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं तो आपकी टॉप लाइन अच्छी बन सकती है, आपकी रेवेन्यू अच्छी बन सकती है, लेकिन कंपनी को फिलहाल नहीं कर रही है। देखिए वीडियो को मैंने यहाँ पे खत्म करता, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।